हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप दोस्तों। आज मैं लेके आऊँ आपके लिए एक नई वीडियो। इसमें हम बात करने वाले हैं कि हाई रिस्क मेडिसिन कौन कौन सी होती है। तो हाई रिस्क मेडिसिन के बारे में शुरू से लेके एंड तक मैं पूरा आपको बताऊंगा। तो इसमें कम से कम 15 मैंने कुछ हाई रिस्क मेडिसिन उठाई है जो बहुत ही मोस्ट कॉमन यूज़ की जाती है। तो इसमें हम दो चीज़ें कवर करेंगे। एक तो आएगी आपकी इमरजेंसी मेडिकेशन और सेकंड आपकी आएगी हाई रिस्क मेडिकेशन। तो इमरजेंसी मेडिकेशन और हाई रिस्क मेडिकेशन के बारे में हर हॉस्पिटल में क्वेश्चन पूछते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद ये 15 जो हाई रिस्क मेडिकेशन मैं आपको बताऊंगा, ये आपको टिप्स पे हो जाएगी। मतलब कभी भी आपको भूलेगी नहीं। और कभी भी आप हॉस्पिटल में इंटरव्यू देने के लिए जाते हो तो आपकी इंटरव्यू में ये कभी नहीं होगा कि आपको इन हाई रिस्क मेडिकेशन का पता ना हो। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो ताकि उनका भी प्रोटोकॉल क्या है। तो जो हाई रिस्क का प्रोटोकॉल है वो ये है कि आपके जो भी डिपार्टमेंट में हाई रिस्क मेडिकेशन है एक कबर्ड में होनी चाहिए और कबर्ड को बाहर से लॉक करके रखना है। और जो लॉक है, लॉक की जो की है वो आपके टीम लीडर के पास रहेगी या आपकी ड्यूटी सुपरवाइज़र के पास रहेगी। जब भी आपको कोई हाई रिस्क मेडिकेशन देनी है तो आपको टीएल को ही बोलना है, वही आपको निकाल के देंगे और तभी आपने मेडिकेशन देनी है। तो अब आ गया कि मेडिकेशन देते कैसे हैं। उसके लिए जो सबसे पहला काम है वो है डॉक्टर्स के ऑर्डर। जब तक डॉक्टर के रिटन ऑर्डर नहीं होते तब तक आप हाई रिस्क मेडिकेशन नहीं देते हो। चाहे आपको डॉक्टर आपको बोल रहा है कि यार इनको इंजेक्शन KCL दे दो या इनको कैल्शियम दे दो या मैग्नीशियम या जो भी मतलब हाई रिस्क मेडिकेशन दे दो, तो आपको बिल्कुल नहीं देनी है जब तक आपके पास रिटन ऑर्डर नहीं होते। तो रिटन ऑर्डर जो है वो आपके पास होने चाहिए। कितने ml देना है, कितने mg देना है, वो सारा आपको उसमें लिखा होना चाहिए। उसके बाद ही आपको मेडिकेशन देनी है। तो दूसरी चीज़ है कि हाई रिस्क मेडिकेशन देने से पहले अपना जो आपका TL होगा उनके सामने आपको लोड करनी है, उनके सामने ही आपको मेडिकेशन देनी है और हमेशा डबल चेक करवानी है और काउंटर साइन आपके TL के होने चाहिए। तो जब आप मेडिकेशन दे देते हो उसके बाद उसकी मॉनिटरिंग भी करनी है। ये नहीं है कि यहाँ पे आपने इंजेक्शन चढ़ा दिया, उधर मरीज़ मर रहा है, उसको कुछ भी हो रहा है, वो मर रहा है और आप आराम से बैठे हो कि हाँ भाई इंजेक्शन देना था दे दिया। वार्ड में जब भी आप मेडिकेशन देते हो तो बहुत ध्यान रखना होता है, क्योंकि ICU में तो खैर कार्डिक मॉनिटर लगे होते हैं, थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होता है तो हमें पता चलता है, लेकिन वार्ड में ऐसा नहीं है। वार्ड में बाई चांस आप कोई हाई रिस्क मेडिकेशन देते हो, उसके साथ उसका एडवर्स इफ़ेक्ट आ गया पेशेंट के ऊपर, तो उस टाइम पे आपके पास इतने पेशेंट होते हैं 6-7 तो कि आप पेशेंट के पास नहीं बैठ सकते हो। इसलिए जब भी वार्ड में देते हैं हाई रिस्क मेडिकेशन तो बहुत ध्यान से देनी है। तो इस चीज़ को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं मॉनिटरिंग के साथ। जब भी आप वार्ड में हाई रिस्क मेडिकेशन देते हो तो एवरी 15 मिनट्स आपको पेशेंट के वाइटल, उसकी पल्स, BP, रेस्पिरेशन के वाइटल साइन चेक करने हैं। ये तो हो गया हाई रिस्क के प्रोटोकॉल क्या क्या होते हैं। तो अभी हम आते हैं इंजेक्शन्स के ऊपर कि कौन कौन से इंजेक्शन हैं जो हाई रिस्क में आते हैं और उनका एक्शन क्या है और उनकी डोज क्या है। तो दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको पहले क्लियर कर दूँ कि मैं जो भी आपको मेडिसिन बताऊँगा जैसे हम यहाँ पे यूज़ करते हैं वही तरीके से बताऊँगा। तो हम इंजेक्शन्स के बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे कि इनकी क्लास क्या क्या है, कौन से हार्मोन पे जाके इफ़ेक्ट करता है क्या, क्योंकि अगर ऐसे हम गए तो ये बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी और आपके भी सब ऊपर से निकल जाएगा। मैं नहीं चाहता कि आपके सब ऊपर से निकल जाए। जितना मैं आपको उतना ही बताऊँगा जितना एज ए फ्रेशर आपको ज़रूरत है जानने की। और जो फर्स्ट इंजेक्शन है वो है ADR, जिसको हम बोलते हैं एड्रीनलिन या जिसको हम बोलते हैं एपिनेफ्राइन। ADR इंजेक्शन जो होता है उसका यूज़ क्या होता है, ये इमरजेंसी ट्रॉली में भी होता है और हाई रिस्क में भी आता है। इमरजेंसी ट्रॉली या क्रैश कार्ट या सबसे टॉप की जो शेल्फ है वहाँ पे आपको ADR पड़ा हुआ मिलेगा। तो ये बहुत ही एक लाइफ सेविंग इंजेक्शन होता है। इसको हम दो तरीके से यूज़ करते हैं। पहला तो है जब भी पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट होता है तब हम यूज़ करते हैं। कार्डियक अरेस्ट में जब एसिस्टोल होता है, मतलब स्ट्रेट लाइन हो जाती है, तब हम ADR का यूज़ करते हैं। दूसरा इसका यूज़ है सीवियर एलर्जिक रिएक्शन। किसी पेशेंट को बहुत ही सीवियर एलर्जिक रिएक्शन होता है, उस टाइम पे हम ADR का यूज़ करते हैं। उस टाइम पे हम ADR को सबक्यूटेनियस देते हैं। सीवियर एलर्जिक रिएक्शन कौन कौन सी हो सकती है, जैसे कोई इंसेक्ट बाइट हो गया, या स्टिंग बाइट हो गया, या किसी फूड से या किसी मेडिकेशन से जब एलर्जी होती है तो वहाँ पे हम ADR इंजेक्शन का यूज़ कर। अल्फ़ा एंड बीटा एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट, ये जो है ये इसकी क्लास है। तो ये जो क्लास है ना, ये आपको कोई नहीं पूछेगा
इंटरव्यू के लिए आप गए हो, कहीं भी चले गए हो, वो नहीं पूछेंगे कि यार ये कौन सी क्लास है। वो सीधा बोलेगा कि अगर पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हो गया तो क्या करोगे। तो वहाँ पे आप ADR दोगे, ना कि आप उनको बताओगे कि ये जो है अल्फा एंड बीटा एगोनिस्ट की क्लास से आता है, इसको ये हार्मोन पे जाके इफेक्ट करता है, अल्फा रिसेप्टर होते हैं उसको जाके ब्लॉक करता है। तो मतलब ये सब चीज़ें नहीं बतानी होती है। वहाँ पे आप सीधा बोलोगे कि सर ये कार्डियक अरेस्ट में हम देते हैं और सीवियर एलर्जिक रिएक्शन में हम देते हैं। तो इसकी क्लास आई समझ में। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि हम वही पढ़ेंगे जो हमें पढ़ना चाहिए एज ए नर्स। अगर आप एज ए फ्रेशर आप चाह रहे हो तो वहाँ पे आपको जो कोई पूछ सकते हैं वही मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो दोस्तों पहला आपके ADR के बारे में पता चल गया कि इसको हम कार्डियक अरेस्ट में देते हैं या फिर इसको सीवियर एलर्जिक रिएक्शन में देते हैं। तो इसकी अगर डोज की बात करिए तो 1 ml का 1 एम्प्यूल होता है और 1 ml में 1 mg होता है। तो कार्डियक अरेस्ट जब पेशेंट को होता है तो तब हम पेशेंट को डायरेक्ट पुश करते हैं और उसके पीछे से हम फ्लश देते हैं। अगर किसी पेशेंट का CPR चल रहा है तो एवरी 3 to 5 मिनट्स आप इसको रिपीट कर सकते हो। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारा इंजेक्शन है एट्रोपिन। जो एट्रोपिन और ADR जो मैंने आपको पहले बताया, ये दोनों बाई बाई है। तो जब भी आप पेशेंट का CPR कर रहे हो उस टाइम पे आपको ये दोनों इंजेक्शन देने होते हैं। ADR जो इंजेक्शन है वो हम कब देते हैं, वो देते हैं इसी स्टोल में, जैसे मैंने आपको पहले बताया जब स्ट्रेट लाइन हो गई। तो जो एट्रोपिन है वो हम देते हैं ब्रेडिकार्डिया में। जब पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया हुआ उसी टाइम आपको इंजेक्शन देना है। लेकिन एसिस्टोल अगर हो गया तो फिर इसका जो बड़ा भाई है ADR वो ही जाएगा। दोस्तों ये जो इंजेक्शन है ये 1 ml का आता है और इसमें 0.6 mg होता है। इसका जो यूजेस है, सबसे पहला यूज़ है कि जब भी पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया होता है उस टाइम पे हमने देना है। सेकंड इसका हम यूज़ करते हैं कि अगर किसी पेशेंट की कोई सर्जरी होनी है या किसी पेशेंट को कन्वर्जन्स आ रहे हैं उसको हमने ECT देना है। ECT आपने पढ़ा है ना, इलेक्ट्रो कन्वर्सिव थेरेपी, वो देना है। उस टाइम पे हम एट्रोपिन इंजेक्शन देते हैं। ये क्यों देते हैं, ये जो स्क्रीशंस है उसको कम करता है। स्क्रीशंस को कम करने के लिए हम एट्रोपिन देते हैं, या कह लो कि कोई सर्जरी से पहले भी हम देते हैं कि पेशेंट की जो ओरल स्क्रीशंस है वो कम हो जाए उसके लिए। तो दोस्तों तीसरा इसका काम है कि कोई ऐसा मरीज या कोई ऐसा बंदा जिसने ऑर्गेनोफॉस्फेट ले लिया हो, या जैसे इंसेक्टिसाइड्स होते हैं वो पी ली, कोई दवाई पी ली है, तो काफ़ी सारी ऐसी इंसेक्टिसाइड्स होते हैं जिनके लिए ये एंटीडोट का काम करता है। तो वहाँ पे जब हम इनको देते हैं तो ये उसके एंटीडोट का काम करता है। एंटीडोट मतलब कि उसका जो इफ़ेक्ट है उसको कम करता है। तो दोस्तों जो नेक्स्ट इंजेक्शन है वो है हाइड्रोकॉर्टिज़ोन। हाइड्रोकॉर्टिज़ोन इंजेक्शन जो है ये एफकॉर्लिन के नाम से भी आता है। ये हाई रिस्क इंजेक्शन तो नहीं है, लेकिन ये एमरजेंसी मेडिकेशन में ज़रूर होता है, एमरजेंसी ट्रॉली में ज़रूर होता है। तो ये जो होता है ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड होता है, इसमें स्टेरॉइड पाया जाता है। तो इसके अगर यूजेस की बात करें तो इसका जो काम है ये है एंटी इन्फ्लामेटरी। इन्फ्लामेशन जो है उसको कम करता है। या किसी पेशेंट को एलर्जिक रिएक्शन है वहाँ पे हम दे सकते हैं। किसी पेशेंट को एस्थमा अटैक आया वहाँ पे आप दे सकते हो। अर्थराइटिस में भी हम इसका यूज़ करते हैं। तो इसकी अगर डोज की बात करी जाए तो इसको हम नॉर्मली 10 ml में डाल के देते हैं। 5 ml के साथ आप इसको डाइल्यूट करते हो। 100 mg का ये होता है और 100 mg को आप 10 ml में डाल के पेशेंट को डायरेक्ट दे सकते हो। तो दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा इंजेक्शन है वो है डेक्सट्रोज। डेक्सट्रोज का हमारे पास पैकिंग आती है एक 25 ml की, एक 50 ml की और एक 100 ml की। तो ये जो इंजेक्शन है ये भी हमारी एमरजेंसी ट्रॉली में रहता है, क्योंकि जब किसी भी पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया होता है तो ये भी एक एमरजेंसी कंडीशन होती है जिसमें हमने उसी टाइम पेशेंट को डेक्सट्रोज देना होता है। डेक्सट्रोज का जो यूजेस है ये एक तो हाइपोग्लाइसीमिया में काम करता है। दूसरी चीज़ हम देते हैं जब किसी पेशेंट का पोटेशियम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो हाइपरकैलेमिया को कम करने के लिए इंसुलिन का यूज़ करते हैं। और इंसुलिन के साथ जो हाइपोग्लाइसीमिया होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए हम इसको डेक्सट्रोज में न्यूट्रलाइज करके देते हैं। ये तो आपको पता ही है कि ये हाइपरटोनिक सोल्यूशन होता है। तो दोस्तों इसको हम एज ए एंटीडोट भी यूज़ करते हैं। एंटीडोट ये होता है एक्यूट अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन का, और इंसुलिन ओवरडोज किसी पेशेंट को हो गया तो भी हम इसको एज एंटीडोट यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत बार ना कुछ स्टाफ पूछता है कि डेक्सट्रोज जो है उसको हम ओरल भी दे सकते हैं कि नहीं। तो जो डेक्सट्रोज है ना, एक तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन होता है और होता भी ये थोड़ा शुगर, इसमें काफ़ी अमाउंट में शुगर भी होता है। बना तो ये IV यूज़ के लिए है, लेकिन कई बार क्या होता है कि मतलब बहुत सारे स्टूडेंट ने ऐसे करा हुआ है कि वो ओरली दे देते हैं। कई बार ऐसी कंडीशन होती है कि आपका पेशेंट मान लो डिस्चार्ज जा रहा है, उसका आपने कैनुला निकाल दिया है, पेशेंट ने कपड़े चेंज कर लिए, सब हो गया, वो जा रहा है लेकिन उसकी शुगर कम हो गई है।
उस टाइम पे वैसे तो आप चीनी उसको दे सकते हो या ऐसा कुछ, अगर बाई चांस नहीं होता तो कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो सीधा उसको पिला देते हैं। वैसे पिलाना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप एक पिला भी देते हो तो मुझे नहीं लगता इसका बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट होता है, क्योंकि ऐसा मैंने भी एक बार कर रखा है। लेकिन पिलाना नहीं चाहिए, कभी भी ऐसी गलती कभी नहीं करनी है। तो नेक्स्ट है इंजेक्शन कैल्शियम ग्लूकोनेट। इंजेक्शन कैल्शियम ग्लूकोनेट जो है वो हमारे पास आता है 10 ml की पैकिंग में। तो इसमें जो एम्प्यूल होता है वो 10 ml का होता है। 1 ml इज़ इक्वल टू 50 mg, तो मतलब ये टोटल 500 ml का होता है। तो दोस्तों इसका जो यूजेस है वो करते हैं हम, एक तो हाइपोकैल्सीमिया में करते हैं, सेकेंडली हम कार्डियक अरेस्ट के टाइम पे भी करते हैं, और थर्ड इसका यूज़ करते हैं हम हाइपरकैलीमिया में। हाइपोकैल्सीमिया का आपको पता है कि जब पेशेंट का कैल्शियम लेवल कम हो जाता है तो उस टाइम पे देते हैं। कार्डियक अरेस्ट का आपको पता है, तो थर्ड पे जो हाइपरकैलीमिया मतलब जब पेशेंट का पोटेशियम बढ़ा होता है तो उसको हम देते हैं। इसके साथ साथ जब किसी पेशेंट का मैग्नीशियम ज़्यादा बढ़ गया, मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी हो गई, तो उसमें भी हम इंजेक्शन कैल्शियम देते हैं। ये भी मैग्नीशियम को कम करता है। तो दोस्तों जो इंजेक्शन कैल्शियम ग्लूकोनेट है वो एज ए एंटीडोट भी काम करता है। एंटीडोट ये होता है इंजेक्शन मैग्नीशियम सल्फेट का। मैग्नीशियम सल्फेट की टॉक्सिसिटी जैसे मैंने आपको पहले बताया है, या फिर आपको कोई पूछे कि मैग्नीशियम का एंटीडोट क्या होता है, तो ये कैल्शियम ग्लूकोनेट जो है ये मैग्नीशियम के एंटीडोट का काम भी करता है। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, बाकी के कुछ जो इंजेक्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। It's caught in the crossfire.